उत्तराखंड में लगातार अब कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाने लगा है। देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना के संक्रमित मामलों की बात करें तो उत्तराखंड में अब कोरोना का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे जिस तरीके से नीचे जा रहा है, बेहद ही सुखद खबर पूरे उत्तराखंड के लिए होने जा रही है। देखिए जिस तरीके से लक्ष्य की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर के दिसंबर तक का लक्ष्य रखा है कि जो वैक्सीनेशन है दिसंबर तक पूरा उत्तराखंड फुली वैक्सीनेट हो जाएगा। आज उसी उपलक्ष्य में हम इस वक्त मौजूद है देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर के क्या व्यवस्था है इस वक्त अस्पताल में है और क्या कोरोना की जो थर्ड वेव आने की आशंका विशेषज्ञों द्वारा लगाई जा रही है उसको लेकर के क्या तैयारियां इस वक्त अस्पताल में है, क्या व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर के, क्या किट को लेकर के, तो इन सब तैयारियों का जायजा लेंगे, बात करेंगे। हम यहाँ के अस्पताल में आए पेशेंट से, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या व्यवस्था है। तो चलिए हम चलते हैं अस्पताल के अंदर। उत्तराखंड में लगातार जो कोरोना का ग्राफ है अब धीरे धीरे नीचे जाने लगा है, लेकिन लगातार सरकार जो बता रही है उसको लगातार कहती नजर आ रही है कि जिस तरीके से कोरोना की बात करें, कोरोना अभी कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तभी उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। और इस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, वो भी तमाम तरीके की घोषणाएं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते नजर आते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हम मौजूद है देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में और डॉक्टर केसी पंत हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि जो तीसरी लहर को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में और राज्य में, उनकी क्या व्यवस्था है, और इसमें जो थर्ड वेव को लेकर के जो बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के खतरा मंडरा रहा है, और साथ ही साथ स्कूल खोलने की भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, स्कूल चालू हो चुके और बच्चे इस वक्त स्कूल जा रहे हैं। क्या खतरा महसूस करते हैं? सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि लगातार देखिए सर स्कूल खोल दिए गए हैं, अभिभावक इससे नाराज हुए और कोरोना की थर्ड वेव को लेकर के बताया जा रहा है कि बच्चों पे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, तो किस रूप में आप इसे देखते हैं? नहीं, ये क्योंकि एक यही ग्रुप जो है वो छूटा हुआ है, वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी छूटा हुआ है, और पिछली जो 2 लहरें थी उसमें भी हमने ये देखा कि इस एज ग्रुप में इंसिडेंस कम हुए, क्योंकि वेरिएंट ग्रुप है वायरस जो इन्फेक्शन करता है। तो हमें ये लगता है कि जो छूटा हुआ ग्रुप है बच्चों का, इसीलिए ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो अब थर्ड वेव आएगी वो बच्चों में प्रभावित करेगी। तो इसलिए अब जो बचा हुआ ग्रुप है उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी है कि अगर खुदा न खास्ता या भगवान न करे थर्ड वेव आती है तो बच्चों में प्रभावित होने की आशंका वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में है, उसके लिए ये आशंका व्यक्त करते हुए हमको गाइडलाइन ये दी गई है कि आप इसकी तैयारी करिए। तो इसके लिए तैयारी में हमसे ये जो हमने जो तैयारी की है कि हमने अलग अलग एज ग्रुप, जैसे एक तो नियोनेटल ग्रुप है, नीकू की हमने अलग से बेड की व्यवस्था की है, एक पीडियाट्रिक एज ग्रुप के आईसीयू के लिए पीकू जिसको बोलते हैं उसकी व्यवस्था की है। और क्योंकि पिछली वेव में हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई वो ऑक्सीजन को लेते हुई, तो हमारा पूरे वार्ड जो बच्चों के लिए हमने निर्धारित किए हुए हैं वो ऑक्सीजन से सुसज्जित हैं, ऑक्सीजनेटेड बेड हैं। तो 3 तरह की व्यवस्था हमने की है इंडोर पेशेंट के लिए कि 200 बेड हमने ये रखे हुए हैं उनके लिए एयर मार करके कि अगर कोई बच्चे आते हैं या इस तरह के एज ग्रुप के आते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में उनके लिए कोई किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, किसी को हम एडमिशन के लिए रिफ्यूज न कर पाएँ, न कहीं रिफर करने की जरूरत पड़े। सेकेंड वेव में देखा गया जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की बात कहें, चाहे किसी भी तरीके की तमाम तरीके की कमियां नजर आई, लेकिन अगर फिलहाल की व्यवस्थाओं की बात करें, देखिए अस्पताल ने पूरे प्रबंध कर लिया आपके द्वारा बताया गया, लेकिन अगर भारी संख्या में पेशेंट आते हैं, जिस तरीके से एक वेव पीक पे आती है और पीक पॉइंट बताया जा रहा है कि दिसंबर तक पीक पॉइंट आएगा, तो उसकी व्यवस्थाओं की बात करें, आपने 200 बेड की बात बताई, तो उत्तराखंड इस तरीके से किस तरीके से संभाला जाएगा? देखिए, एक तो मैंने बेड की व्यवस्था के बारे में बात की, दूसरा क्योंकि वो विशिष्ट ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है, हर डॉक्टर उसके लिए अभ्यस्त नहीं होता है। तो जो भी हमारे जो जनरल डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, चाहे वो जनरल प्रैक्टिस में हो, चाहे वो दून हॉस्पिटल के मेडिकल फैकल्टी में हो, सबको, और स्टाफ नर्स को, वार्ड बॉय को, सबको अलर्ट किया गया। विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है एनएचएम के माध्यम से कि वो जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप जब अगर थर्ड वेव के रूप में एडमिट होंगे तो उनकी जो स्पेशल केयर होनी है, उसके स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था करनी है, एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट से या आईसीयू के डिपार्टमेंट के जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स है, वार्ड बॉय हैं, उनको विशेष ट्रेनिंग देके बिल्कुल तैयार कर दिया गया है कि अगर व्यवस्था में हमें कोई इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो जनरल डॉक्टर भी जो है पीडियाट्रिक एज ग्रुप के केयर करने में शामिल हो जाएगा, ताकि इंडोर में किसी भी तरह की मैन पावर की कोई कमी न होने पाए। तीसरी चीज़ यह है कि अवेयरनेस की बात है।
आपने पूछा कि स्कूल खुल रहे हैं, तो हमारा ये आपके माध्यम से सभी से ये अनुरोध है कि जो कोविड के नियम हैं, भले ही लोगों को ये लगे कि ये केसेस हमें नंबर के रूप में कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमको प्रिकॉशन पूरी रखनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है और मास्क एप्लीकेशन करना है। और वैक्सीनेशन जो एडल्ट ग्रुप है 18 से ऊपर सबको वैक्सीन लगनी है 100% तक। दिसंबर 2021 तक हमको टारगेट पूरा करना है। तो अगर वो वैक्सीनेटेड होते हैं तो वो कैरियर के रूप में या बच जाएंगे, तो बाकी बच्चों के ग्रुप को भी वो फैलाने से रुक पाएंगे। तो ये सबका फर्ज है कि वो वैक्सीन लगाएं और अपने को प्रोटोकॉल में जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करें। तो हम निश्चित रूप से अगर थर्ड वेव आती भी है बच्चों के इन्फेक्शन के रूप में, तो वो लो ग्रेड की होगी, सब क्लिनिकल स्टेज वाली होगी और मॉर्टेलिटी मिनिमम या कम से कम ऑलमोस्ट नील हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सर, आपने प्रोटोकॉल की बात करी, तो आप इस अस्पताल की बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पे बैठे हैं और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन आपके अस्पताल में होता नजर आता है, तो किस तरीके की कार्रवाई आप उन लोगों पे करते हैं सर? नहीं, ये देखिए, ये कार्रवाई तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबको आपके माध्यम से, अपने माध्यम से, प्रशासनिक जो हमारा ग्रुप है, हम सबको कहते हैं कि मास्क लगा करके अस्पताल में आइए, डिस्टेंस मेंटेन करके आइए। और ये लोगों में अवेयरनेस आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सबके माध्यम से हम फैलाने की कोशिश करते हैं, खुद भी इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे वहाँ जो ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, कई जगह लोग इस चीज़ को अगर सहयोग करेंगे तभी इन चीज़ों का हम पालन कर सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन लोगों से हमारा अनुरोध होता है कि भाई आप इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इतना मुश्किल समय पिछला गुजरा है। सबको ये चाहिए कि वो दोबारा वो घटित ना हो। सबने अपने को खोया है, हमने भी खोया है, तो ये सब, और खुद भी हम इन्फेक्शन से ग्रसित हो चुके हैं, वैक्सीन लगा करके बैठे हैं तो थोड़ा निश्चिंत हैं, लेकिन उसके बावजूद हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो ये इसके पीछे लॉजिक यही है कि ये इन्फेक्शन री इन्फेक्शन में न बदल जाए, लोग एक दूसरे को सेफ रखें, और कोई ना कोई किसी न किसी का होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने को बचाएं, दूसरों के बारे में न सोचें। इसीलिए ये सब लोगों को हमारी सबसे आपके माध्यम से गुजारिश है कि भाई ध्यान रखिए, सबको दिखाना है, सबको अस्पताल में इलाज की आवश्यकता है, लेकिन अस्पताल आकर के बीमारी न ले जाएं, ये हमारा सबका एक कर्तव्य होता है। हमारी उम्मीद भी ये रहती है कि आप बीमारी लेके आएँ, अस्पताल से बीमारी लेके न जाएं। भाई यही आपके माध्यम से हम फिर से उनसे अनुरोध यही करते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते, हम इस ग्रुप में नहीं आते हैं। हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं, अनुरोध करते हैं लोगों से डिसिप्लिन बना करके अपना काम कराने को, अपने को दिखाने की व्यवस्था करते हैं। उसी में आपका सहयोग चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आपकी बात सब तक पहुंचेगी और हमारी बात की गंभीरता को लोग समझेंगे और हमें किसी दुखद सूचना से को न सुनना पड़े, ऐसा हमको लगता है आपके माध्यम से ऐसा हो पाएगा। सर, वैक्सीनेशन को एक आखिरी सवाल है कि वैक्सीनेशन को लेकर के आपके अस्पताल में व्यवस्था चल रही है, तो क्या मानते हैं कि कितनी तेजी से उत्तराखंड फुल्ली वैक्सीनेट, जो सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर तक फुल्ली वैक्सीनेट पूरा उत्तराखंड हो जाएगा, तो व्यवस्था क्या देखते हैं और कितना मानते हैं कि सरकार इस लक्ष्य को किस तरीके से पूरा कर पाएगी? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, टारगेट बहुत अच्छी तरह से अचीव हो रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से हमारा वैक्सीनेशन पॉइंट दोनों जगह चल रहा है। हम कोवैक्सीन भी लगा रहे हैं, कोविशील्ड भी लगा रहे हैं और हर एज ग्रुप को लगा रहे हैं, पहली और दूसरी डोज लगवा रहे हैं। और हमारे पास जो भी वैक्सीन का सुबह सुबह टारगेट दिया जाता है, कभी 500 की डोज का होता है, कभी 300 का होता है, और लोग आ रहे हैं और किसी को रिफ्यूजल नहीं हो रहा है। इवन नेशनल हॉलीडे के दिन भी हमारे वहाँ वैक्सीनेशन का काम हुआ। जैसे कि आपको मालूम है 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन हमारा 24/7 सातों दिन हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है। कोई भी किसी तरह का अवकाश नहीं है। 9 से 5 बजे तक का ये कंटिन्यूस चलता है, बीच में 1 घंटे का लंच होता है। तो हमारा आपके माध्यम से पुनः सबसे अनुरोध है कि वैक्सीन का टारगेट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देहरादून या जो भी हमारे सेंटर में आने वाले लोग हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएं। और जो हमारी राज्य सरकार का टारगेट है कि 31 दिसंबर तक हमारा 100% वैक्सीनेशन इस स्टेट का हो जाए, हमें उम्मीद है कि इसी तरह से अगर ये गति चलती रही तो हम इसको आसानी से पार कर लेंगे।
तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार डॉक्टर पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, डॉक्टरों ने अपना घर बार छोड़ करके तमाम तरीके की व्यवस्था और कोरोना का जो ग्राफ है उसको कम करने में पूरी मदद की है, ये तो प्रत्यक्ष हमने लगातार कोविड की दूसरी वेव में देखा, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उस पर डॉक्टर केसी पंत ने बताया कि तमाम तरीके की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही है, और वैक्सीनेशन की बात करें तो उसमें भी सरकार और अस्पताल पूरी तेजी से काम कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में मेरठ जिले में पहले से ही क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन जी मौजूद हैं। सर, फर्स्ट वेव देखी हमने, सेकंड वेव देखी, तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्या तैयारियां मेरठ जिले में की गई है? क्योंकि जो हालात हमने दूसरे वेव में देखे थे उससे उसी दौर से गुजरना ना पड़े, तो कितना स्वास्थ्य विभाग सतर्क है पहले से? मेरठ के अंदर तैयारी पूर्ण की जा चुकी है अगर तीसरी वेव आती है उसके लिए। दूसरी वेव में हमने देखा था ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट थी, जो प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी तरीके से पूरी की गई। अब उस तरह की स्थिति ना आए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ 11 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स सरकारी अस्पतालों में लगा दिए गए हैं, जिसके अंदर 200 लीटर पर मिनट से लेके 900 लीटर पर मिनट तक के प्लांट्स हैं। 12 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स लगा दिए गए हैं, जहां ज़्यादा पेशेंट्स भर्ती होने की संभावना है। बाकी और जो छोटे अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करी गई है, और ऑक्सीजन पाइपलाइन काफ़ी अस्पतालों में लग गई है, जिससे कि समय अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपूर्ति ऑक्सीजन की जा सके। बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू मेडिकल कॉलेज के अंदर, पीएल शर्मा के अंदर, तथा हमारी सीएचसी 4 सीएचसी जहाँ पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए गए हैं, बाईपैप मशीन लगी हुई हैं। स्टाफ हर जगह का पूरी तरह ट्रेंड है, कई 2-2 बार उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है। सर, एक बड़ा सवाल है कि दूसरे दौर में ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा हम गुजरे थे। बच्चों के लिए ये लहर, जो तीसरी लहर है, सबसे ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। बच्चों के वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। ऐसे में क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए माँ बाप को कि जो पहले से ही सतर्क रहें और बच्चे इसकी चपेट में ना आए? किस तरह से वो ध्यान रखें? मेरा लोगों से अनुरोध होगा, सब लोगों से, कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। अगर घर के बाहर माता पिता निकलते हैं और ख़ुद वैक्सीनेटेड होंगे तो उनको इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बच्चों को घर में कोई आगंतुक आएगा, माता पिता जो बाहर काम करने जाएंगे, उन्हीं से इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। सर, कयास कब तक, आशंकाएं कब तक लगाई जा रही है कि तीसरी लहर आएगी तो? और मेरठ में आज के दिनों में हालात क्या हैं कि कोरोना के कितने मरीज सामने आ रहे हैं और क्या डेथ रेशियो है? कोरोना के अंदर मेरठ के अंदर इक्का दुक्का मरीज आ रहे हैं, और हम लोग जो हमारा 5000 के करीब, 4000 से 5000 के बीच में रोज टेस्टिंग कर रहे हैं। काफ़ी कंट्रोल है। लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो उसको, इस बीमारी अगर आती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे मेरठ जिले के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन, जो बता रहे थे कि तीसरी लहर को लेकर सभी अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए तीसरी लहर खतरनाक साबित बताई जा रही है। ज़रूरत है माता पिता को बाहर से आए तो वो जो सरकारी गाइडलाइन तैयार की गई है उसका पालन जरूर करें। लगातार अब जो वैक्सीन की डोज है वो लोगों तक पहुंचाने का काम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है लगातार और अच्छे प्रयास जो है किए जा रहे हैं। हमारे साथ सिविल सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे ये प्रक्रिया तेज कर दी जा रही है और गांवों तक जो है लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? और जो आंकड़े अच्छे आ रहे हैं उसमें कैसे स्वास्थ्य विभाग और लोगों की जो है जागरूक करके जो है मदद कर रहा है? हमारे जो नए डीआईओ हैं डॉक्टर मान सिंह, वो सभी डॉक्टरों की जूम मीटिंग लेके उनको मोटिवेट करते हैं। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर सभी फील्ड में जाकर लोगों को ढूंढते हैं किस घर के अंदर वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है, और वो लेके आते हैं
वैक्सीनेशन के लिए सेंटर के अंदर वो मोटिवेट करते हैं। उसकी वजह से हमारा वैक्सीनेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले महीने में हमारे 5,71,000 के करीब वैक्सीन लगी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और हमारा वैक्सीनेशन पिछले 2 महीने में, जब से मैंने सिविल सर्जन का कार्यभार संभाला है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और यही मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी इसी तरह वैक्सीनेशन होगा और हम थर्ड वेव से लोगों को बचा पाएंगे। अच्छा सर, रोज़ाना लगभग कितने कैंप जो है लगाए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ ऐसा जो है ज़्यादा संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और कितने की लगभग रोज़ाना डोज दी जा रही है फरीदाबाद के अगर बात करें? हमारी PSC, CSC और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, FRU सभी जगह रेगुलर कैंप लग रहे हैं। इसके अलावा जहाँ भी कैंप की रिक्वायरमेंट आती है, लोग कैंप लगाने के लिए कहते हैं, वहाँ पर हम कैंप लगाते हैं। किसी दिन 70 कैंप भी लग जाते हैं, किसी दिन 50-52 कैंप भी लगते हैं। और उन कैंपों के थ्रू ही हम सारे एरिया को कवर करते हैं और सब वैक्सीनेट किए जा रहे हैं। अच्छा सर, जो एक आंकड़ा है कितने तक पार हो चुका है अब तक जो है फरीदाबाद में लोगों को वैक्सीन लगने का? आज हमारा मोस्ट प्रॉब्ली 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा। हमारी 4-5-1 हज़ार वैक्सीन बच रही हैं फर्स्ट डोज 100% करने के लिए। होपफुली आज वो पूरी हो जाएगी, तो हम फर्स्ट डोज 100% अचीव कर लेंगे। सेकंड डोज अभी हमारी 6 लाख के करीब लगी है। उसके अंदर हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और सब जने जाके उनकी लिस्टें निकाल के किस किस की सेकंड डोज ड्यू है उनको बाहर लेकर आएँ और उनको वैक्सीन लगाएं। इस तरह हम सेकंड डोज बढ़ाने की तरफ भी प्रयासरत हैं। अच्छा गुप्ता जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि दूसरी जो लहर है अभी वो समाप्त नहीं है, अभी भी रोज़ाना जिस तरह से 24,000 केस पूरे देश में आ रहे हैं, तो ऐसे में जो आशंकाएं हैं या वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर का भी अंदेशा हो सकता है, तो उसकी तैयारी कैसे स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो हॉस्पिटलों की बेडों की संख्या बढ़ाने से लेकर या तमाम जो चीज़ें हैं, किस तरह से फरीदाबाद में इसको बढ़ाया जा रहा है? हमने ऑक्सीजन प्लांट काफ़ी संख्या के अंदर बनाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर सारे प्लांट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। BK अस्पताल में एक नया अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं, जो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा बेडों की संख्या और पीडियाट्रिक बेडों की संख्या हमने काफ़ी बढ़ा दी है, जिससे कि लोग यदि थर्ड वेव आती है तो उन्हें हम एडमिशन के लिए पर्याप्त जगह प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हमने कंसनट्रेटर भी काफ़ी क्वांटिटी के अंदर हो गए हैं। सेकंड वेव के समय 507 थे, अब 1027 के आसपास कंसनट्रेटर हमारे पास उपलब्ध हैं। इस तरह हमने सभी चीज़ों को बढ़ा दिया है जो बढ़ रही है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अच्छा सर, बेड की बात करता हूँ, फरीदाबाद में जितनी आबादी है उस हिसाब से कितने लगभग हो सकते हैं तैयार, या फिर गांव में कैसे जो है लोग जैसे बीमार पड़े पिछली बार उनका कैसे? हमने डिफरेंट एरिया के अंदर सेंटर खोले हुए हैं जो लोगों को सुविधा प्रोवाइड करते हैं। हमने खेड़ी, कोराली, तिगांव, पाली सबके अंदर ऑक्सीजन प्लांट बनाए हैं, जिससे वहाँ पेशेंट आए तो हम उसको सुविधा उपलब्ध करा सकें। अच्छा, एक वैन जो है आजकल जो है गांव में घूम रही है, पंचायतों पर जाकर वैक्सीनेशन करने का काम कर रही है, कैसे उसमें लोग उसकी मदद ले रहे हैं और कैसे ये जो है आपने सोचा कि इस तरह से बुजुर्गों तक जो है शहरों तक नहीं आते हैं, कैंपों तक नहीं आते, तो उनके लिए बस चलाई जा रही है, कैसे वो काम कर रही है? ये हमारे माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी गुर्जर की सोच है कि हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा तो हमने उसको धरातल पर लाकर ये सारा कुछ शुरू करा। एक वैन जाती है किसी पर्टिकुलर स्लम एरिया लोकेलिटी में या जिनके हैंडीकैप हैं उधर जाती है और सभी पूरी टीम उसके अंदर होती है और घर से लाकर या घर जाकर उनको वैक्सीन लगाई जाती है और वापस आधे घंटे वैन लगाने के बाद इंतजार करके वापस आ जाती है। भारत समेत कुल 190 ऐसे देश है जहां पर कोरोना ने अपना शिकंजा कसा था। इसी के साथ आपको जानकारी दे दे, भारत में भी अब कोरोना के जो केसेस हैं उसमें उतार चढ़ाव लगातार जारी है। अगर हम बात करें बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में पूरे देश में 20,799 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लेकिन अगर हम बात करेंगे रिकवरी की, तो लगातार रिकवरी जो है वो बहुत अच्छे पैमाने पर हो रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 26,000 से ज़्यादा जो है वो कोरोना संक्रमण से लोग ठीक हो चुके हैं। मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो 180 लोग कोरोना की वजह से अपना
जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल ज़रूर खड़ा उठता है कि कोरोना की जो लहर है तीसरी, वो अक्टूबर या दिसंबर में दस्तक दे सकती है देश में, ऐसा कुछ विशेषज्ञों ने जताया है। तो उसको लेकर हॉस्पिटल में कितनी तैयारियां हैं, हॉस्पिटल प्रशासन कितना सतर्क है और आने वाली वेव के लिए कितना ये तैयार हो चुके हैं, ये सारी बातचीत करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक अस्पताल में, जीवनमाला से अस्पताल का नाम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विशाल गर्ग जुड़ गए। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में जैसे एक्सपर्ट्स जता रहे हैं कि तीसरी लहर भारत देश को हिट कर सकती है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है? अगर ऐसा होता है तो हॉस्पिटल प्रशासन अपनी तरफ से कितनी तैयारी करके बैठा हुआ है? सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विशाल गर्ग, सीनियर फिजिशियन, जीवनमाला हॉस्पिटल। आज मैं आपके सम्मुख पेश हुआ हूँ कोरोना के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए और कोरोना की जो थर्ड वेव की बात हो रही है उसके बारे में कुछ अपने विचार रखने के लिए। जहाँ तक आपने कहा कि जो रिकवरी रेट है, जैसा आपने कहा अभी, वो डेफिनेटली बहुत ही बेहतर होता जा रहा है। और ये मैं कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो पूरे डॉक्टर्स हैं उनका है और प्रशासन की हेल्प्स के हम जो कर पा रहे हैं उसमें डेफिनेटली रिकवरी बहुत अच्छी है। बात करें यदि हम थर्ड वेव की, तो थर्ड वेव का डेफिनेटली एक अनुमान लगा के जाया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में आ सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस स्पीड से हम वैक्सीनेशन को रैंप अप कर पा रहे हैं, यदि मैं आपको एक हफ्ते पहले के डाटा बता रहा हूँ, 66% ऑफ द इंडियन अडल्ट पॉपुलेशन को एक शॉट लग चुका है वैक्सीन का, और 25% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डबल वैक्सीनेट हो चुकी है। 18+ की मैं बात कर रहा हूँ। अब तक 90 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। यस, तो यदि इस तरह से हम देखें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैक्सीन हम अच्छे स्तर पे कर रहे हैं। और हम यदि लास्ट अब 2 या 3 महीने की बात करें, मैं दिल्ली की बात विशेषज्ञ करूँगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे हमने देखा है कि डेफिनेटली कोरोना के जो केस हैं बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज 30 से 35 केस नए संक्रमण के आ रहे हैं और डेथ्स भी बहुत कम हो गई हैं। ऑलमोस्ट 0 डेथ होती है, हम हफ्ते में 1 या 2 डेथ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक साइन है। यदि हम जो प्रिकॉशंस ले रहे थे अभी तक, जो हम सावधानियां बरत रहे थे, जैसे कि मास्क लगाना, जैसे कि 6 गज की दूरी रखना, यदि हम ये सब कुछ कंटिन्यू करते हैं और तो हमें डेफिनेटली थर्ड वेव से बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मेरा एक अनुरोध रहेगा कि जिसको भी वैक्सीन नहीं मिली है और जो भी इसके लिए एलिजिबल है, यानी 18+ से ऊपर है, तो प्लीज़ वैक्सीन लीजिए, डरिए मत। आप सबको डर लगता है कि वैक्सीन से कुछ हो जाएगा। मैं एक बात सिंपल सी कहना चाहूँगा कि आपने डेथ जो देखी हैं, मेरे ख्याल से कोरोना से ज़्यादा देखी होंगी और वैक्सीन से कम देखी होंगी। वैक्सीन से डेथ नहीं होती है, वैक्सीन से थोड़ा फीवर आ सकता है, थोड़ा वायरल इलनेस आ सकता है, वो सब सहनीय है, वो सब आपका डॉक्टर मैनेज कर लेगा। लेकिन वैक्सीन लेना वह बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लेंगे तो ही हमें बचना है। मैं तो चाहता हूं कि बच्चों की वैक्सीन भी जल्दी से जल्दी हमारी सरकार उपलब्ध कराए, ताकि उनको भी हम वैक्सीनेट कर सकें और फिर उनको स्कूल वगैरह भेज सकें। ये मेरा विचार है कोरोना के थर्ड वेव। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में भी केसेस बहुत कम आ रहे हैं, अगर हम बात करें पर्टिकुलर आपके अस्पताल की, तो आप प्रतिदिन में यहाँ पर कितने केसेस देख रहे हैं कि आपके सामने कोरोना के आ रहे हैं? यदि मैं बात करूं, मेरी पर्सनल बात करूं, तो जीवनमाला हॉस्पिटल में तो अभी लास्ट 3 महीने से कोई केस नहीं आया है कोरोना का। हाँ, मैंने क्लिनिक पर एक केस देखा है लास्ट 2 महीने के अंदर। वो फीवर करके आए थे हमारे पास, तो उनका हमने कोरोना का टेस्ट कराया, जो पॉजिटिव आया। उनको होम क्वारंटाइन किया गया, अस्पताल की ज़रूरत नहीं थी मरीज़ को। सिंपल दवाइयों से वो ठीक हुए और उनके सारे पैरामीटर्स ठीक हुए। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने काम पर भी जा रहे हैं। तो यानी जीवनमाला में आपने नहीं देखा, लेकिन क्लिनिक में देखा। आप इसके अलावा कोई और अस्पताल में जाते हैं? अगर मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में भी जाता हूं, वहां पर भी इस वक्त कोई भी केस कोरोना का नहीं है। लास्ट केस कब वहां पर आपने देखा? लास्ट केस मैंने वहां पे तो 3 महीने पहले ही देखा था। हाँ जी। तो यानी आपकी नज़र में 3 महीने से कोई कोरोना संक्रमण का केस नहीं आया, एक्सेप्ट एक को छोड़ के? हाँ, जो मैंने देखा है। हाँ, तो पूरी दिल्ली में ही देखें तो हम 30 से 35 केस ही आ रहे हैं, तो यानी कि सब फिजिशियन से डिवाइड हो जाएंगे तो बहुत ही कम है। तो किसी के पास एक कभी आएगा, ऐसे ही होगा। तो और जो भी जा रहे हैं ज़्यादातर अब वो बड़े सेंटर्स पे ही मिल रहे हैं, जैसे कि एम्स, RML, यहाँ पे ज़्यादा चेकिंग है अभी भी, तो वहाँ पे थोड़े बहुत हो रहे हैं। वरना प्राइवेट अस्पताल में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिप आया है और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये डिप बना रहे और ये ख़त्म हो जाए, ऐसी मेरी आशा है। अगर आपने देखे कोरोना संक्रमण के बताया कि 3 महीने में एक केस देखा है, कोई 3 महीने में आपने उससे पहले कोई डेथ देखी हो? लास्ट कब देखी थी? लास्ट डेथ मैंने मई जून में बहुत देखी हैं, आप सबने देखी हैं। वो एक बहुत ही बुरा समय था और मैं उस समय को याद भी नहीं करना चाहता। वो ऐसा समय था कि हम डॉक्टर्स भी परेशान थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था करें तो कैसे करें। इतनी ज़्यादा
बीमारी फैल गई थी उस वक्त, लेकिन जो भी था हमने उसमें अपने हिसाब से सबसे अच्छा किया और मरीजों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ कर सके हमने कोशिश करी। सर अभी हम आ रहे थे तो आपके अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, तो वो क्या कोरोना को लेके है या सीजनल बुखार को लेके है क्या? नहीं, इस वक्त जो हमारे अस्पताल में भीड़ है वो कोरोना को लेके नहीं है। हाँ, बुखार के बहुत मरीज़ आ रहे हैं इस वक्त। टाइफाइड और डेंगू बुखार जो है वो थोड़ा सा चढ़ने लगा है। डेंगू के केसेस हम देख रहे हैं, प्रतिदिन 2-3 केस नए डेंगू के आ रहे हैं, तो उसके कारण ही थोड़ी सी भीड़ बढ़ रही है। इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर लोगों को आप कुछ राय देंगे? डेंगू से बचने के लिए तो सबसे इजी है, मच्छर से बचना है। मच्छर से बचने के लिए हमें साफ़ पानी से बचना है। साफ़ पानी जहाँ भी आपके घर में इकट्ठा हो, कूलर हो, ऊपर कोई नारियल का शेल पड़ा हो, कुछ भी कहीं पानी इकट्ठा होता है उसको साफ़ करिए। पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए, डेंगू के मच्छर को पनपने ना दीजिए। वही सबसे बड़ा बचाव है डेंगू से बचने के लिए। सर अगर अब हम हॉस्पिटल प्रशासन की बात करें, आपके अस्पताल ने आने वाली संभावित जो तीसरी लहर बताई जा रही है कोरोना की, कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में हिट कर सकती है इंडिया को, तो उसके लिए क्या आप लोगों ने कोई तैयारी कर रखी है अभी से? हाँ, यदि भगवान ना करे यदि ऐसा होता भी है, तीसरी लहर आती है, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अपने वार्ड्स को रेडी कर रखा है। उनके अंदर जो मॉनिटर, जो सिस्टम चाहिए होता है, जैसे कि मॉनिटर, ईसीजी मशीन, वेंटिलेटर, एनआईवी, बाईपैप मशीनें, ये सब हमने सब रेडी कर रखी हैं। हमारे पास उपयुक्त स्टाफ है और सब दवाइयाँ हमारे पास हैं जो अभी तक हमें समझ में आई है। जितने हमने इस बीमारी को पढ़ाई करी और जितना हमें इसके बारे में पता है, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें चाहिए वो सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन फिर भी मेरी एक ही दुआ रहेगी भगवान से कि ऐसी वेव ना आए और हम अपनी जो समझदारी से उस वेव को अवॉइड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा फिर से कि उस वेव को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर विशाल गर्ग। इनसे हमने खास बातचीत किया और जानना चाहा कि जो संभावित तीसरी कोरोना की लहर है वो कब तक हिट कर सकती है, और अगर हिट करती है तो अस्पताल और प्रशासन की तरफ से क्या पर्याप्त यहाँ पे सुविधाएं रहेंगी, क्या इनकी तैयारी रहेगी। इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं और इसके साथ इन्होंने ये भी अनुरोध किया है लोगों से कि आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाइए अगर आप एलिजिबल हैं, और यही हमारा चैनल आप लोगों से भी अपील करता है। और इसके साथ ही हम भी आप लोगों से यही कहेंगे कि आप मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, सुरक्षित रहिए और आप जो दूरी है, सामाजिक दूरी, वो ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि सुरक्षा हमारे हाथ में है। जगत न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।